पैटर्न नहीं देखना है आपको। अच्छा, ठीक ठीक है, आपको सिर्फ चलिए। मैंने लिखा सच, जाने क्यों मैं अपनी कलम से वो झूठ नहीं लिख पाई, आँखों से देखे दर्द को नज़रअंदाज नहीं कर पाई, शहद में लिपटे शब्दों को एक रेशमी जामा नहीं पहना पाई, नहीं लिख पाई मेरी कलम उन उदास आँखों के पीछे छुपी नमी को, छुपाकर बोलती आँखों के सच को, उस मुस्कुराहट के पीछे छिपी चीख को। गर्व है मुझे, लिखती हूँ मैं वो सच जो आज महसूसता है मन, किसी का चेहरा पढ़कर, किसी की बातें सुनकर, और उतारता है कोरे कागज़ पर मेरे शब्दों के रूप में। उकेरती हूँ मैं एक तस्वीर, एक हंसी और उगते सूरज के साथ नई सुबह, क्योंकि मुझे विश्वास है एक खूबसूरत सुबह आएगी, लेकिन कोशिशों और संघर्षों के बाद, जब आपका दिल सच सुनेगा, आपका तन उसे महसूस करेगा और आपकी कलम सच लिखेगी, तब मन से मन तक उतरेगी कविताएं, तब इसे पढ़कर लगेगा ये मेरे जीवन का सार है, तब लिखना सार्थक होगा मेरा और आपका, कविता, कहानियाँ या दिल से दिल की बातें। जोहार हज़ारीबाग। आप सुन रहे थे हज़ारीबाग की कवित्री मोना बग्गा जी को। आज हम लोग आए हैं मोना बग्गा जी से जानने कैसे उनके अंदर कवि बनने की जो रुझान है वो पैदा हुई और उससे पहले वो क्या करती थी। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, ब्यूटिशियन से बनी कवित्री, लेकिन उसकी कहानी क्या है, आइए जानते हैं मोना जी से। तो मोना जी, आप बताइए कैसे आपने शुरू की जर्नी, कविताएं कब से लिखना शुरू की और ये ब्यूटिशियन वाला लाइन जो है वो कब ज्वाइन किया? जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी तब मुझे अचानक से ऐसे ही बैठे बैठे एक तार पे पतंग फंसी हुई नज़र आई और उस पर पता नहीं क्या लिखने का मन किया और मैंने एक कहानी लिख डाली और उस कहानी से मेरी लेखन का शुरुआत हो गया। और मैं पहले कहानियाँ ही लिखा करती थी और कहानियाँ लिखते लिखते जाने कब कविताओं में उतर आई बातें, तो कविताएं फिर लिखने लगी। तो ये कब से शुरू हुआ, मतलब स्कूल टाइम से या फिर कॉलेज में, कब शुरू हुआ? ये स्कूल टाइम से ही मेरा लिखना शुरू हुआ और मैंने कहानियाँ ही लिखी हैं। अभी तक मेरी 51 कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। 51 कहानियाँ? तो वो सारी पब्लिश हैं कि अनपब्लिश हैं? मुझे अब पब्लिश करानी है उसे, क्योंकि वो बहुत पहले की लिखी हुई थी और जब अब मैं जानी गई हूँ तो लोग चाहते हैं मेरी कहानियाँ, मेरी कविताओं का संग्रह पढ़ना और देखना। बिल्कुल। तो ये जो कहानियाँ आपने लिखी है, 51 कहानियाँ, किस थीम पे बेस्ड है, किस स्टोरी पे बेस्ड है, क्या पर्पस क्या है? जब मैं कहानियाँ लिखना मैंने शुरू किया था तो मैंने छोटी छोटी घटनाओं को मैंने समाज में देखा और उसको मैंने लिखना शुरू किया, जो बेसिक सामाजिक कुरीतियों पर निर्धारित हैं। जैसे बाल विवाह किए जाते थे, भ्रूण हत्या होती थी और बाल विवाह हो गए और विधवा विवाह के लिए जो बोलते थे, ये सब पे अनपढ़ लड़कियों का, अपाहिज लड़कियों का समाज में विवाह नहीं होना, ये सब बातों को लेकर मैंने कहानियाँ लिखी हैं। और कविताएं मैं नारी के ऊपर और सामाजिक कुरीतियों पर ही लिखती हूँ। तो मैं ये देख पा रहा हूँ मेरे सामने जो 6-7 किताबें हैं, इन सब किताबों में मोना बग्गा जी की कुछ कविताएं पब्लिश हुई हैं और ये बड़े बड़े पब्लिशर की जगह पे पब्लिश हुई है और इंडिया क्या पूरे झारखंड से भी हैं इसमें ऑथर लोग और पूरे इंडिया, पूरे भारत से कुछ किताबें तो इसमें ऐसी हैं जो गिनीज बुक के लिए शायद पब्लिश किया गया ना। ये वाला जो बाज़्म हिंद है, बाज़्म हिंद, वो गिनीज बुक के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कवित्री और कवियों का संगम है जो आज तक कभी नहीं हुआ शायद पूरे भारत से। तो और उसमें मोना बग्गा जी का नाम है। तो आप इसके बारे में बताएं, इसमें जो कविता है आपकी वो क्या है, किस थीम पे है और कैसे सिलेक्शन हुआ इसका? दिल्ली में वर्तमान अंकुर एक अखबार है नोएडा का, बहुत जाना माना और पब्लिक प्रेस है, बहुत बड़ी प्रेस है वो। तो वहाँ के निर्मेश त्यागी जी जो प्रमुख संपादक हैं, उन्होंने मुझे जब पहली किताब उनकी आई थी, अन्यांजलि मेरी किताब आई थी, उसके लिए उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के द्वारा ही चुना था। अच्छा। और उन्होंने मुझे उस समय बोला था देने के लिए किताब के लिए, तो मैंने उस समय दी थी। और उसके बाद जब बज़्म हिंद छपने की बात हुई तब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आपकी एक कविता तो इसमें ज़रूर होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर मैंने उनको ये कविता दी थी अपनी। और इसमें सबसे बेस्ट आपकी कौन सी है? जैसे 6-7 किताबें हैं, इसमें सबसे बेस्ट जो पोइट्री है उसकी 2-3 लाइन हम सुनना चाहेंगे
आपको जो बेस्ट लगा, चलिए एक अपने खुद से जो हम लिखते हैं सब अच्छा ही लगता है, लेकिन आपकी जो बेस्ट है और जो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, उसको आप बताएं जरा। मैं वैसी महिलाओं को लेकर लिखती हूँ कि जो महिलाएं पीछे छूट गई हैं समाज में। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, चांद तारों को छू रहे हैं, महिलाएं बहुत आगे हैं, समाज में एक अलग सा स्वरूप आ गया है, लेकिन अभी भी जब घर में कोई काम करने वाली आती है और उसके बदन पे मार के निशान होते हैं या और भी चीज़ों को हम राह चलते देखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक दर्जा स्त्रियों का इतना पीछे रह गया है कि हम उससे आगे नहीं निकल पाए हैं अभी। तो मैं उन स्त्रियों का हाथ पकड़ के अभी भी आगे चलने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनको उस समाज और उस दुनिया तक ले जाऊं कि हम जहां आगे बढ़ रहे हैं वहां उनका स्थान भी हो। तो मेरी कविताएं कुछ वैसी ही रहती हैं। तो मैंने लिखा था, मैंने एक कविता लिखी थी, ये कविता बहुत सी बातों को आपको समाज में बताती हैं, समाज की कुरीतियों को बताती हैं। तो ये कविता मेरे बहुत दिल के पास है, तो जिसमें मैंने लिखा था, मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने नहीं गढ़ा प्रेम, मैंने लिखी टीस, मैंने लिखे सुख, मैंने नहीं लिखे सुख, मैंने लिखे दुख, मैंने नहीं लिखी अल्हड़पन की मस्तियाँ, मैंने लिखी उस उम्र की तकलीफ़ें, मैंने नहीं लिखी बुजुर्गों की वो मौन हंसी, मैंने लिखी उनकी एक एक पल की थकन से भरी जीवन यात्रा जो छिपती रही उस मौन हंसी के पीछे। जाने क्यों जब लिखने बैठती हूँ मेरी कलम मेरे दिमाग का साथ नहीं देती, नहीं लिखने देती मुझे वो मोहब्बत जो करती हैं एक 16 साल की जवान होती युवती। अपने जीवन में अनेकों सपने बुनती हुई मुझे अनायास ही स्मरण हो जाती है वो बस्ती की गंगा जो झेलती है इस छोटी सी उम्र में कितने ही अश्लील नज़रों के वार, और चढ़ जाती है उसकी जीवित इच्छाओं की बलि उसके पिता के किसी कर्ज तले, जो रोज़ रोज़ आत्मा से मरती हुई जिंदा लाश की तरह अपने को होम करती वो पवित्र गंगा से जाने कब अपवित्र हो जाती है। उसे याद कर नहीं लिख पाती मैं अल्हड़पन की मस्तियाँ। जब लिखने बैठती हूँ मैं एक सुखी स्त्री के सपने, तो मुझे फिर याद आ जाती है वो पड़ोस की रक्षा जो पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत परिवार की बेटी होते हुए भी रात भर कड़कड़ाती ठंड में निकाल दी जाती है शारीरिक प्रताड़ना देकर बरामदे में, और सुबह पौ फटते ही खींच ली जाती है उस दहलीज से अंदर जहाँ उसका आत्म स्वाभिमान जाने कितनी ही बार दम तोड़ता, टूटी फूटी सांसें लेता जीवित है, फिर भी या नहीं बता पाता उसका मन किसी से, बस आँखों में गहरी नमी होती है उसके, और एक अजीब सी किंतु सत्य को साबित करता एक सवाल, कहाँ जाऊँ और अब घर भी तो नहीं मेरा। डोली में आना और अर्थी में जाना ही लिखा होता है हम सबके किस्मत में। ये शब्द मेरा पीछा करते दिन से रात तक मैं थकने लगती हूँ। मुझे याद आती है वो दहेज के लिए जलाई और मारी गई बेटियाँ, और फिर मैं नहीं लिख पाती उस सुकून से जी रही औरत को। वृद्धाश्रम में दिन प्रतिदिन बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ती तादाद को देखते हुए नहीं लिख पाती मैं उस दो वृद्ध जोड़े को जो दिखाता तो है अपने में मस्त जीता हुआ, जिसे किसी की परवाह नहीं, बच्चे अपनी दुनिया में खुश और वो अपनी दुनिया में खुश, लेकिन जब अचानक सुनाई पड़ती है कभी उनके आए बेटे की चिल्लाहट और साथ ना रखने की बातें, इस बदलते दौर में ज़िंदगी की दौड़ में उनका कदम से कदम मिलाकर अब तेज़ी से ना बढ़ना, ऑफिस के काम में बहू और बेटे के साथ सामंजस्य ना स्थापित बना पाना, मुझे याद आता है वो बुजुर्ग जोड़ा जो रोज़ संध्या सैर पर निकलता है और ज़िंदगी की जिम्मेदारियों के थैले ढोता हुआ मुस्कुराता निकल जाता है अपने दर्द को छिपाए पास से। हाँ, तब मुझे मेरी कलम लिखने नहीं देती उस माँ और पिता की कहानियाँ, जिसमें माँ लोरियाँ सुनाती है और पिता कांधे पे बिठा सैर कराता है, कभी पीठ पर बैठा घोड़ा बन जाता है। मुझे दिखती हैं उनके चेहरे पर केवल अनुभव की गहरी लकीरें जो ज़िंदगी दिखा और सिखा जाती है क्षण में। तब मैं नहीं लिख पाती हूँ ज़िंदगी के बनावटी शहद में लिपटे झूठ को। बिल्कुल। तो सुना आपने किस तरह की कविताएं लिखती हैं मोना बग्गा जी, और मोना बग्गा जी जाते जाते अंत में आप बताएं कि ब्यूटिशियन से और काव्य बनने का जो सफ़र था वो कैसा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं क्या था। मेरे पापा को हमेशा ये रहा कि मैं अपने पैरों पे हमेशा खड़ी रहूं, और
उस समय शायद आज से 25-26 साल पहले लड़कियां उतनी आगे नहीं बढ़ती थीं और ना उतना निकाला जाता था घरों से बाहर। तो मेरे पापा का हमेशा सपना रहा कि मेरी बेटी कुछ करे, तो उन्होंने मुझे बाहर भेज के ब्यूटिशियन का कोर्स कराया और हज़ारीबाग में पार्लर बनवा रहे थे वो। तब तक मेरी शादी की बात चलने लगी और मेरी शादी तय हो गई। तो शादी के बाद पार्लर खोलना संभव नहीं हुआ और उसके बाद पारिवारिक में उलझ कर रह गई परिवार में। उसके बाद मैंने बहुत बाद में, जब मेरे बच्चे क्लास 8-9 में आए और मुझे लगा कि मुझे पार्लर खोलना चाहिए, और तब मैंने अपने घर पे ही बच्चों को देखते हुए, उनकी जिम्मेवारियों को देखते हुए मैंने घर पे ही पार्लर खोला, जिसमें मेरा नाम बहुत हुआ हज़ारीबाग में उस समय भी। और मैंने जावेद हबीब जी से भी कोर्स किया था और बाद में मैं काफ़ी सेमिनार्स वगैरह में गई और मुझे काफ़ी पहचान मिली। इसकी मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल। तो एक तो एज ए ब्यूटिशियन भी बहुत फेमस रही मोना बग्गा जी, और साथ में जो पोइट्री इनकी पब्लिश हुई है बहुत जगह पे, वो भी फेमस रही। आप लोगों को बता दूं कि HB लाइव में हम लोग इतना वक्त कम है हमारे पास, तो बाद में भी हम लोग इनकी कुछ कविताएं आप पब्लिश करना चाहेंगे, अपनी सुनानी चाहेंगे लोगों को? जरूर जरूर। तो इनकी जो कविताएं हैं बाद में भी HB लाइव में आती रहेगी थोड़े थोड़े अंतराल में, मतलब अगर जो उस मुद्दे पे है, क्योंकि ये महिलाओं को एक सेंटर स्टेज बनाकर लिखती हैं, बेसिकली फेमिनिस्ट राइटर हैं, और जो भी समाज में जो कुरीतियां हैं उसको उजागर करती हैं इनकी कविताएं। तो वो कविताएं ज़रूर हम लोग आपके तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी टाइम देने के लिए। बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इस समय पर सभी प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और हमारा हज़ारीबाग बहुत अच्छे से खुशहाल रहे और पूरा विश्व इस महामारी से जल्दी मुक्त हो। और आप कविता लिखती रहें। जरूर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।